हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज से हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एक्ट के समाप्ति के बाद ये समझ लीजिए आपका 60% जो सिलेबस है वो तो हो ही जाएगा आपका सीए फाउंडेशन का। और ना केवल ये एक्ट एकेडमिकली इम्पोर्टेंस रखता है बल्कि हमारे जो सामाजिक जीवन है उसके लिए भी ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये एक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एकेडमिकली भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। जैसे जो बाकी एक्ट हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है या जो कंपनीज एक्ट है, वो एकेडमिकली तो इम्पोर्टेंस लिए हुए हैं लेकिन आम जिंदगी के जीवन से जुड़े हुए लॉ नहीं हैं। लेकिन जो ये दो एक्ट हैं ये आम जिंदगी से जुड़े हुए कानून हैं। क्यों ज़रूरी है आप ये समझिए। प्रैक्टिकली अगर बात करें, एकेडमिकली तो है ही जो इसकी इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकली इसलिए कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, मुझे आप ये गिना नहीं सकते हैं कि जो डेली बेसिस पर रोज़ाना कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करता हो। और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 5-7 तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हमें पता भी नहीं लगते हैं कि उसके ऊपर भी कुछ कानून बना हुआ है या कोई लॉ प्रिवेल करता है। उसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए और क्या इसके लीगल इफ़ेक्ट होंगे, हमें पता ही नहीं रहता है। आप कुछ भी करें, अगर आप एक बस में टिकट लेके यात्रा करते हैं वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। आप अगर कोई दुकानदार से गुड्स खरीदते हैं, ये तो मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कोई ना कोई गुड्स अगर परचेज करते हैं वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, मैंने एग्री किया आपको, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑनलाइन माध्यम से हजारों छात्र पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे और आपके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल रिलेशनशिप है जिसके ऊपर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस्तेमाल होता है। इसमें वेरियस पार्टीज़ की राइट्स, लायबिलिटीज, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, वो तमाम तरह की बातें जो हैं पूरे एक्ट में जिक्र की गई हैं। इसके अलावा कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये भी सारी बातें बताई गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। नाम ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप सुन रहे होंगे। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको इसमें कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 1 to सेक्शन 75 ही हमें स्टडी करना है सीए फाउंडेशन के जहाँ तक सवाल है। उसके बाद के जो सेक्शन है वो आपके इंटरमीडिएट में हैं। इंटरमीडिएट में शुरू के 75 सेक्शन आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आप यहाँ ज्ञान लेंगे, जो नॉलेज लेंगे, उसकी तो बार बार हमेशा ज़रूरत पड़नी है। लेकिन हाँ, रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। लेकिन आप ये कतई ना समझें कि इनडायरेक्टली आपका यूज नहीं होगा। इनडायरेक्टली तो जब तक भी आप सीए करेंगे या सीए नहीं भी करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएंगे तो वहाँ सब ज़रूरत इसकी पढ़नी है, बस लिखने के लिए नहीं आएगा। तो सेक्शन 1 to सेक्शन 75 ये हमारा कोर्स का पार्ट है। ऑल दो सेक्शन आपको याद रखने नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फाउंडेशन में सेक्शन नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसे हम डिस्कस करते हैं कि जो लीगल डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो क्या दी गई है, लॉ क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसे हम एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बस एक मिनट थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूँ, पेज की लाइनों को बड़ा कर देता हूँ जिससे लिखने में मुझे प्रॉब्लम ना आए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। किस तरीके का एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है और किस तरीके का एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अब एक एक टर्मिनोलॉजी में आपको डिस्कस करूंगा, अभी आप केवल कॉपी कर लीजिएगा। अब बात ये आती है कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट है
ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्रॉमिस और प्लस कंसिडरेशन। हर एक वर्ड के ऊपर एक एक पूरा चैप्टर है। कंसिडरेशन के ऊपर भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो जितना भी आपको समझ में आ रहा है तो आप उसे फिक्र मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को मैं क्लियरिफाई करूँगा। अब बात ये आती है कि सर ये प्रॉमिस क्या है। आपने सब चीज़ें बता दी तो प्रॉमिस भी बता दीजिए। प्रॉमिस भी दो चीज़ों से निकल के बनता है, ऑफर और प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और ये जो चार्ट है ये कुछ बेसिक फीचर बताता है आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। आप ये सोचें कि सब कुछ ये 4-5 टर्मिनोलॉजी में सिमटा हुआ है, तो ऐसा कतई नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग हमें करनी है तो स्टार्टिंग के लिए मैंने एक चार्ट दे दिया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए ये नेसेसिटी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं और जब तक वो भी पूरे नहीं होंगे तो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कहा जा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अभी जो एनफोर्सेबल है इसमें फोर्स छुपी हुई है, यानी कि ताकत। किसकी ताकत? कानून की ताकत। क्यों इस्तेमाल की जा रही है? अगर दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक व्यक्ति पीछे हटता है बाद में, तो क्या दूसरा व्यक्ति जो पीछे नहीं हट रहा, जो चाहता है कि उसे पूरा कराया जाए, तो क्या वो कानून का सहारा ले सकता है? और जो कानून में पावर हैं जिन ऑफिसर्स के पास, जज के पास, तो क्या वो जज दूसरे व्यक्ति को जो पूरा नहीं करना चाहता है तो क्या उसे ऑर्डर पास किया जा सकता है कि नहीं, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, अगर आपने किया था तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो जिनमें कानून के द्वारा ताकत का इस्तेमाल कराया जा सकता है तो वो चीज़ें होती हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानून की ताकत से, कानून के इस्तेमाल करने से पूरा करा सकते हैं, वो चीज़ें हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर चीज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती है, हर जगह कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, अभी मैं एग्जांपल देना स्टार्ट करूंगा, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट तो है, यानी कि जो एग्रीमेंट की जो ब्रांचेज हैं जो आपको दिख रही हैं, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो सारी एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, लेकिन उसे पूरा कराने के लिए कानून बीच बचाव नहीं करेगा तो वो एग्रीमेंट रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ओनली दोज एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसे हम लिखते हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं अभी तक की, कि हमने क्या पता लगाया है, हम लिख सकते हैं एक तरीके से, नोट डाल लीजिएगा। हम लिख सकते हैं एक तरीके से, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट every agreement is not a contract, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए खाली एग्रीमेंट ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी जरूरी है। और वो क्या चीज जरूरी है जी? ओनली those agreement which is enforceable by law, only those agreement which is enforceable by law is a contract। यानी कि वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट
के कैटेगरी में आएंगे जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। मुझे ये बताना बाकी है कि सर एनफोर्सेबल बाय लॉ कौन होता है, कैसे पता लगता है, तो भी हम डिस्कस कर लेंगे उससे, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जो प्राइमरी रीडिंग थी कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा की, तो उससे हमने इतना जरूर पता लगा लिया है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। अब इसे एक बार नोट से भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको नोट दिए हुए हैं। नोट फटाफट आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद नहीं रखना है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन फाउंडेशन लेवल है, अभी मत याद करिए, रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ और कहता है, सेक्शन 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कुछ और कहता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कुछ और कहता है। तो दिमाग का दही बन जाएगा। अभी आपको नया नया जोश है तो आपको लग सकता है कि हम याद कर लेंगे, लेकिन जब इतने सारा सेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे तो परेशानी अनुभव होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मीनिंग सेक्शन 2H, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगा। एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने आपको ब्रांच इसकी भी बनवाई है। एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि एक प्रॉमिस हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एवरी प्रॉमिस यानी कि वन प्रॉमिस, और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस यानी कि मोर देन वन प्रॉमिस भी संभव है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन भी हो। तो एग्रीमेंट में मैंने लिखवाया है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए दोनों व्यक्तियों के बीच में। इज एन एग्रीमेंट। व्हाट इज ए प्रॉमिस, ए प्रपोजल, यानी कि इसे हम ऑफर भी कहेंगे। व्हेन एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल, एक ऑफर, और उसमें जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, एक्सेप्टेंस जुड़ जाए, तो क्या बन जाता है, बिकम्स ए प्रॉमिस। अब एक एक जो वर्ड है, ऑफर क्या है, कैसे दिया जाता है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। एक्सेप्टेंस क्या है, किस तरह से एक्सेप्टेंस दी जाती है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। कंसिडरेशन के ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है जो उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये वर्ड दी ऑफर एक्सेप्टेंस तो आप ऑटोमेटिकली मान लें सर हमें पता है। मैं बताऊंगा, मतलब लो मेकर बताएंगे आपको कि ऑफर कैसे देना है, और उसी तरीके से आप ऑफर देंगे तो वो वैलिड ऑफर की कैटेगरी में आएगा। लो मेकर बताएंगे कि एक्सेप्ट करना है तो कैसे करना है, तो जब आप उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो जाके वो क्या बनेगा, एक्सेप्टेंस का काम करेगा। जितनी भी लॉ की परिभाषाएं हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंगली ही उसकी एसेंशियल्स पूरी होनी चाहिए। अगर लॉ के अकॉर्डिंगली एसेंशियल पूरी नहीं है तो जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्डिनरी मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं ऑफर दिया है, लेकिन हो सकता है वो लॉ में ऑफर ना हो। जनरली हम कह सकते हैं कि दूसरे आदमी ने एक्सेप्टेंस दी है, लेकिन लीगली वो एक्सेप्टेंस ना हो। तो हम जब बात कर रहे हैं कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो हम बात ये भी कर रहे हैं साथ के साथ कि लीगल ऑफर होना चाहिए, लीगल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। और ये सब लीगली होना चाहिए कि कानून में जिस चीज को माना जाता हो। अगर कानून उसे अपनी कोई वैल्यू नहीं देता है तो फिर वो कानूनन बेकार है। ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की अगर बात कर लें तो ये भी बात करते हैं, चलिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की, कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या कहती है। देखिए एनफोर्सेबल बाय लॉ जनरली जो बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं वो जनरली ये माने जाते हैं कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। यूजुअल प्रिजम्पशन ये रहती है। एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होती है, पहले उसे चलिए अपने साधारण शब्दों में लिखते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं, तो उससे मैं समझाऊंगा आपको। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, एनफोर्सेबल
बाय लॉ कैसे पता लगता है? क्योंकि इसकी लिस्ट नहीं दी जा सकती आपको कि मैं आपके हाथ में एक लिस्ट दे दूं और उससे आप पता लगाते रहें कि ये एनफोर्सेबल। कहाँ तक लिस्ट याद रखेंगे भाई, कोई संभव नहीं है, ना मैं याद कर सकता हूँ ना आप याद कर सकते हैं। तो लॉ में बेसिकली कंडीशन होती हैं। आपने कभी भी कोई जज है और कोई केस का डिसीजन सुना रहा है तो शुरुआत की जो लाइन होती है, ऐसा नहीं है कि वो जो जज डिसीजन सुना रहा है वो हमेशा सही ही होगा। आपको पता है कि कई बार जज के डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। तो एक लाइन होती है, हालातों और बयानातों को मद्देनजर रखते हुए। तो हालात बेसिकली सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपके बयानात जो गवाही होती है, तो उन्हें मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची है। इस तरह की प्रारंभिक लाइन होती है, उसमें स्टार्टिंग ऐसा होता है जब जजमेंट सुना रहा होता है। तो ये क्या है सर्कमस्टांसेस, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। कौन से कॉन्ट्रैक्ट, विच कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ? ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर पार्टियों के बीच में इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि अगर पार्टियों के बीच में बिटवीन पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं बिटवीन टू पार्टीज, इफ देयर इज ए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर ये इंटेंशन है दो पार्टियों के बीच में कि हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो एक पार्टी ऑफर दे रही है दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, क्या ये इंटेंशन है? इफ एक मिनट, इफ देयर इज इंटेंशन there is a intention between contracting party to create legal relationship if there is a intention between contracting party to create legal relationship, if answer is yes, then it is said to be a contract, which is enforceable by law। अगर दो पार्टियों के बीच में ये इंटेंशन है, इंटेंशन यानी कि सोच। अब ये बड़ा मुश्किल होता है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि दो पार्टियों के बीच में सोच थी या नहीं थी, क्योंकि ये देखिए डिस्प्यूटेड बात है। अब जब दो पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद किसी पार्टी के मन में बेईमानी आ जाए और वो हमेशा ये कहेगी कि दलील देगी कि जी मैंने जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस समय एग्रीमेंट किया तो इंटेंशन ही नहीं थी। क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ये साबित कर दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं। तो जब वैलिड है ही नहीं तो किसी भी पार्टी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन, किसी भी पार्टी का कोई लीगल राइट रहेगा नहीं। तो पार्टियां ये कह सकती हैं मुकरने के लिए कि जी मेरे मन में तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। अब ये कैसे तय हो, तो इसके लिए लॉ ने कुछ अपने प्रिंसिपल बना रखे हैं टू प्रूव whether intention to create legal relationship is exist और not। तो अपने कुछ प्रिंसिपल बना रखे हैं। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब एनफोर्सेबिलिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैं दो तरीके बताऊंगा, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल केवल इस पर्पज के लिए बता रहा हूं कि वेदर देयर इज ए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और नॉट। तो लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज
पर्पज ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टी। मतलब ये कैसे पता लगे? तो इसमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। या तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा सोशल, या होगा डोमेस्टिक, या होगा रिलीजियस, यानी कि धार्मिक। सोशल सामाजिक, आप किसी को मूवी दिखलाने के लिए ले गए, आप किसी को डिनर पार्टी पर बुलाया आपने। डोमेस्टिक घरेलू, हस्बैंड ने वाइफ से कोई एग्रीमेंट किया, ऑफर एक्सेप्टेंस हुई, बच्चों से कोई भाई भाइयों में हुई, भाई बहन में हुई, ये सब डोमेस्टिक जो घरेलू रिश्तेदारी होती हैं। रिलीजियस धार्मिक, यानी गुरुद्वारे को के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी मंदिर के, चर्च के साथ, मस्जिद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सब रिलीजियस में आते हैं। और कुछ होते हैं अदर, यानी कि आप बिजनेस डीलिंग कह सकते हैं, क्लियर? जो सोशल वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूजुअली इसमें दो पार्ट आएंगे, इसमें मैं बात लिखूंगा यूजुअली साधारणतः नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि ये माना जाता है इन तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कोई पार्टी शिकायत लेके जाती है कि इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, ये माना जाता है। लेकिन यूजुअली है, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट ऑलवेज, यानी कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये एनफोर्सेबल भी हो सकते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस can be assumed enforceable by law। अब किन सर्कमस्टांसेस में आएंगे वो हम देखेंगे कैसे साबित होगा। जो अदर यानी कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूजुअली treated as enforceable by law, और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी कि नॉट एनफोर्सेबल भी हो सकते हैं। इन एक्सेप्शनल, इसे जरूर कर लेते हैं थोड़ा सा, इन एक्सेप्शनल केसेस treated as not enforceable by law। अब इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि यूजुअली का मतलब क्या है, एक्सेप्शनल केसेस का मतलब क्या है, इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। तो ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, आई थिंक ये आप कॉपी कर लीजिए, साथ के साथ कॉपी करते चले गए होंगे, दोबारा देख लीजिएगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब आप कॉपी कर ही चुके हैं कि अगर इंटेंशन हो, और इंटेंशन साबित आराम से नहीं हो सकती है, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल बता दिए इन्होंने कि हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि दो पार्टियों के बीच में मन में क्या चल रहा है, जो वो बाय वर्ड से एक पार्टी दूसरी पार्टी से कह रही है वो तो साफ पता लग रहा है, या लिख के कह रही है वो तो साफ पता लग रहा है कि एग्जैक्टली उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये नहीं डिसाइड हो सकता। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमने दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, तो सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस होगा। तो यूजुअली नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि माना जाता है कि इंटेंशन ऑफ पार्टी जो थी वो थी नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लेकिन कुछ केसेस में
वो ये भी माना जा सकता है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगी, तो वो कब माना जाएगा कब नहीं है वो देखूंगा मैं, वो कैसे पता लगेगा। और जो अदर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें यूजुअली एनफोर्सेबल माना जाता है और एक्सेप्शनल केसेस में नॉट एनफोर्सेबल भी माना जा सकता है। अब प्रूफ कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूं। सपोज कीजिए ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं, क्लियर है? ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं, कलर बदल लेते हैं, सिस्टर हैं, इसका नाम है कैटी जिससे आपको याद रहे, और ब्रदर का नाम है मैक्स। इन दोनों के बीच में एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। जो ब्रदर है वो अपनी सिस्टर से कहता है कि, क्योंकि सिस्टर यंगर सिस्टर है, ब्रदर बड़ा है, ब्रदर सिस्टर से कहता है कि अगर तुम हाई स्कूल में पास हो जाओगी अच्छे ग्रेड से, इफ यू पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स, देन आई विल पे यू ₹10,000 टू यू। अगर तुम अच्छे ग्रेड से पास हो जाओगी हाई स्कूल में तो मैं 10,000 रुपये तुम्हें दूंगा। एक भाई जो है वो अपनी छोटी सिस्टर से कहता है। सिस्टर ने काफ़ी मेहनत करी, वो पास हो गई, अच्छे ग्रेड आ गए। अब बाद में भाई की हालत ऐसी नहीं है या वो मुकरना चाहता है, केवल मोटिवेट करने के लिए यंगर सिस्टर को उसने कहा था, तो उसने ठेंगा दिखला दिया कि यार मैं तो नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो। अब नए ज़माने की यंगर सिस्टर है, उसने जाके स्यू कर दिया, मुकदमा कर दिया कि जज साहब मेरे भाई ने ये कहा था। अब बात ये आती है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्सेबल हो पाएगा, यानी कि मुकदमे की सुनवाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जज क्या कहेगा कि बिकॉज बिटवीन टू, यानी कि बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, दिस इज ए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि आप आपस में ही मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर लो या बुआ ताऊ से रिक्वेस्ट कर लो कि पैसे दिलवा दें वो आपको, लेकिन मैं एज ए जज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नॉट हेल्प यू कि आपको मैं पैसे दिलवा पाऊं, बिकॉज दिस इज ए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। अब जो यंगर सिस्टर है वो कारण पूछेगी जज से, तो जज कहेगा क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि आप दोनों के बीच में जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय ये इंटेंशन थी ही नहीं। यानी कि उस समय बेटा तुमने, सिस्टर से कह रहा बेटा कैटी, आपने ये सोचा ही नहीं होगा कि अगर मेरा भाई पैसे नहीं देगा तो मैं आपके ऊपर मुकदमा, मैं अपने ब्रदर के ऊपर, मैक्स के ऊपर मुकदमा कर दूंगी। और ऐसे ही मैक्स ने भी कभी नहीं सोचा होगा। अब सिस्टर ये कहने लगी जी नहीं सोचा था, क्यों नहीं सोचा था, हमें बात हुई थी, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, बात हुई थी। तो जज ये कहेगा प्लीज प्रूव दिस स्टेटमेंट, प्लीज प्रूव कि वेदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्ट और नॉट। प्लीज प्रूव, क्योंकि लॉ ने, जो सरकार ने कानून बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है कि नॉर्मली इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप एज्यूम कीजिए कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात भी बिल्कुल नहीं गिरा रहा हूं, अगर आप ये साबित कर सकती हैं तो ये साबित करना पड़ेगा। साबित किसे करना पड़ेगा? हु कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट मेड बाय लॉ मेकर, क्योंकि जो स्टेटमेंट लॉ मेकर दे रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो कैटी, आप इसके विरोध में जा रही हो, तो प्लीज प्रूव इट, आप प्रूव कर दीजिए इस बात को। तो कैटी अगर प्रूव कर सकती है, हो सकता है उसने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग उस समय की रख रखी हो या लिखवा के मैक्स से ले रखा हो, और वो अपने कुछ सबूतों से पेश कर सकती है कि जी आप डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, लेकिन हम दोनों भाई बहनों के बीच में कोई घरेलू वार्तालाप न होकर एक लीगल रिलेशनशिप उस समय कायम हुआ था और मेरे पास ये सबूत हैं। जैसा आप देखिए इन सबूतों को, तो जज को अगर वो सबूत समझ में आ जाएंगे और वो उसे लगेगा कि वास्तव में ये इंटेंशन थी, यानी कि इंटेंशन को आप साबित कर सकते हो,
तो ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनफोर्सेबल बाय लॉ में। तो ये मैं कह रहा हूं कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू प्रूव इट, कि जो नॉर्मल सिद्धांत हमने दिया है वो गलत है। तो जो व्यक्ति उस गलत बता रहा है सिद्धांत को, जो प्रिजम्पशन लगी हुई है, यूजुअल प्रिजम्पशन लगी हुई है, तो जो व्यक्ति उस सिद्धांत को गलत कह रहा है, तो खाली कहने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात ये। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस एग्रीमेंट है, ये तो था आपका डोमेस्टिक, अगर कोई बिजनेस एग्रीमेंट है, ये बिजनेस एग्रीमेंट हो रहा है ऑफिस में, तो एक गर्ल है एक बॉय है, अब इनमें कोई बिजनेस एग्रीमेंट है, इसका नाम भी चलिए नाम रख देते हैं, नाम था इनका जैक, ये जैक है लड़के का नाम, और लड़की का जो नाम है वो है सोनम, ये सोनम है। अब जैक और सोनम के बीच में एक कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, कमर्शियल डीलिंग चल रही है। तो अगर कल को सोनम मना करती है, जैक मना करता, कोई भी पार्टी मना कर सकती है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैक अपने वायदे से पीछे हट रहा है, जो भी एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, जैक अपने वायदे से पीछे हट रहा है, सोनम मुकदमा करेगी। तो जैक दलील में अपने बचने के लिए क्या कहेगा कि जी ठीक है कर लिया था एग्रीमेंट, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं थी कि सोनम ऐसा मेरे ऊपर एक्शन ले लेंगी, केवल ठीक है मैंने काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, बिजनेस रिलेशन है हमारे, लेकिन ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था हमने लीगल रिलेशनशिप का। तो जज क्या कहेगा, प्लीज प्रूव दिस स्टेटमेंट, जो जैक तुम कह रहे हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो हम बिजनेस एग्रीमेंट को ये मानेंगे कि क्रिएट हुआ था लीगल रिलेशनशिप, ऑटोमेटिकली हम मानेंगे। लेकिन अगर तुम पे कुछ सबूत हैं इस बात को दर्शाने के कि वो एक कैजुअल एग्रीमेंट था, वो कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, तो आप प्रूव करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्चुअली उस पार्टी पर जाता है, साबित करने का दबाव उस पार्टी पर जाता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है प्रिजम्पशन को, लॉ मेकर्स ने जो प्रिजम्पशन दी हुई है। तो जो सोशल हैं, डोमेस्टिक हैं, रिलीजियस हैं, उसमें जो प्रिजम्पशन काम करती है वो ये काम करती है कि इन पार्टियों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर पार्टी के पास कुछ सबूत हैं, वो ये साबित कर सकती हैं अपने इंटेंशन को, तो सोशल एग्रीमेंट भी एनफोर्सेबल हो सकते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी एनफोर्सेबल हो सकते हैं। और इसका उलट जो है आपके बिजनेस एग्रीमेंट में। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब नोट्स पर आ जाइए, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो एनफोर्सेबिलिटी को हम पढ़ लेते हैं। An agreement is said to be enforceable by law if it creates some legal obligation. अगर कुछ legal obligation create होते हैं तो ये कहलाया जाता है enforceable by law. In case of social, सामाजिक, religious और domestic agreement, the usual presumption is that the party do not intend to create legal relationship. तो जो इन तीन तरह के एग्रीमेंट हैं, तो वहां पर यूजुअली प्रिजम्पशन ये रहती है कि पार्टियां do not want to create legal relationship. अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए फिर हम एक चीज लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं चलिए एग्जाम्पल के लिए। अब ये दो शख्स हैं, आपस में दोस्त हैं, ठीक है, ये दो शख्स हैं आपस में फ्रेंड हैं। अब इनके नाम भी लिख देते हैं, फ्रेंड का नाम, इसका नाम है कार्टर और इसका नाम है भाई कूपर। क्लियर, कार्टर और कूपर के बीच में तो एक टेलीफोनिक टॉक हो रही है। ये जो बंदा है कूपर, ये कार्टर से कहता है आई इनवाइट यू फॉर ए डिनर, आई इनवाइट यू, आई इनवाइट यू फॉर ए डिनर। एक टाइम बता दिया, डेट बता दी। कार्टर ने कहा आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। कार्टर ने बोला आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल।
तो एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर, यहां तक तो कोई बात नहीं है, यानी प्रॉमिस हो गया। अब बात ये आती है कि ये जो इनवाइट करना है डिनर वगैरह पर, ये एक सोशल एक्टिविटी होती है। जिस समय डिनर का टाइम आया, डेट आई, टाइम आया, उस समय कूपर को कोई काम याद आ गया और कूपर ने बिना कार्टर को बताए हुए कहीं चला गया। कार्टर इसके घर आता है, अब वो देखता है कि कूपर तो है ही नहीं, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अब वो भड़क उठता है, वो चाहता है कि इसके खिलाफ मुकदमा हो जाए। तो जब ये अदालत में केस जाएगा तो अदालत इस केस की सुनवाई नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज ए सोशल एग्रीमेंट, और ये माना जाता है सोशल एग्रीमेंट कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुआ करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ही एग्जाम्पल आपका, इसी तरह का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, नोट देख लीजिएगा आप। X invite his friend Y to a dinner and Y accept the invitation. If Y fails to turn up for dinner, X cannot go to the court to claim his loss. Is it clear? अब जो एग्जाम्पल है कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट का, आप मतलब दोस्त नहीं होने चाहिए आपके, सामाजिक कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका, तो वो सारे के सारे कमर्शियल एग्रीमेंट बनेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है विल यू बाई माई कार, दूसरा व्यक्ति कह रहा है ठीक है मैं आपका कार खरीदने के लिए तैयार हूं। तो ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट है। एक्स ऑफर टू सेल इज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख, वाई एक्सेप्ट दिस ऑफर, सच एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इन दिस एग्रीमेंट। इफ एक्स रिफ्यूजेड टू सेल और वाई रिफ्यूजेड टू बाई, द अदर पार्टी कैन फाइल इश्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर मुकदमा करती है तो वो कोर्ट में मेंटेनेबल होगा, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, बहस चलेगी, डिस्कशन चलेगा, और कोर्ट को फिर जो डिसीजन सही लगता होगा वो निर्णय आपको सुना दिया जाएगा। जिस भी पार्टी की गलती होगी उस पार्टी को पेनलाइज किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये सब बातें हैं जो हमने आज डिस्कस करी है। दोबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट फिर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस फिर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो इससे हमने जो कंक्लूड किया था वो किया था कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ओनली दोज एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम आगे बढ़े थे, आगे हमने क्या देखा था कि कितने तरह के एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होती है। एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है कि जिसे चीज को आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, कोर्ट में सुनवाई हो और कानून आपका फेवर करे, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाए, तो वो चीजें एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं। तो नॉर्मली कैसे पता लगता है कि जब पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा होगा तो क्या उन पार्टियों के बीच में इंटेंशन यानी कि सोच ये थी कि वो आपस में कानूनी रिश्ते में बंधना चाह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई सामाजिक रिश्ता हो, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपका घरेलू रिश्ता हो। तो अगर ये इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि वो एक सामाजिक रिश्ते से दूर, मतलब वो घरेलू लोगों में भी हो सकती है, वो पति पत्नी में भी हो सकती है, भाइयों भाइयों में भी हो सकती है, ब्रदर सिस्टर में भी हो सकता है, लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन वो इंटेंशन कैसे साबित होगी इस बात का, तो इसके लिए रूल बना रखा है कि नॉर्मली अगर सोशल एग्रीमेंट कर रहे हैं आप, डोमेस्टिक एग्रीमेंट कर रहे हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो यूजुअली नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है, और एक्सेप्शनल केसेस में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी मानी जा सकती है, और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में इसका अपोजिट है। आप ये सोचिए कि एक भाई दूसरे भाई को गाड़ी बेचने की बात कर रहा है, आप ये बताइए सोशल एग्रीमेंट में आएगा या अदर लॉ में आएगा? सोच के जवाब दीजिएगा। अगर दो भाइयों के बीच में गाड़ी बेचने की बात चल रही है, मकान बेचने की बात चल रही है, तो क्या उसे सोशल एग्रीमेंट कहेंगे? तो अगर जो बच्चे सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जैसे और लोग भी पढ़ाते हैं, तो वो एक रटा दिया जाता है बच्चों को कि जो भी भाइयों में एग्रीमेंट है वो मेरा सोशल होंगे। ऐसा नहीं है, भाइयों में बिजनेस एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। इसमें क्या सामाजिकता है? एक भाई दूसरे भाई को कुछ चीज सेल करना चाह रहा है, तो भाइयों में बिजनेस एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि वो हमेशा ही फिर यूजुअली प्रिजम्पशन क्या मानी जाएगी, वो हमेशा ही एनफोर्सेबल माने जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी को डिनर पे बुला रहे हैं, आप किसी को कोई गिफ्ट देने का बात कर रहे हैं, तो वो सोशल एग्रीमेंट होते हैं। तो वो सोशल एग्रीमेंट का मतलब ये मत समझिए कि रिश्तेदारों के बीच में ही होगा, वो अनजान लोगों के बीच में भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, दोस्त का एग्जाम्पल दिया। बेसिकली जब आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं
तो वो सारे के सारे एक सामाजिकता निभा रहे हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने 10 रिश्तेदारों को बुला लिया, ठीक है, कोई बंदा नहीं आ पाया, तो मैनी टाइम ऐसा होता है कि आदमी भड़क जाता है कि मैंने बुलाया, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे फंक्शन में ना आए, वो भड़क गया। अब आपने जिसने बुलाया वो मुकदमा करना जाए। तो ये आपने शादी में बुलाया, फंक्शन में बुलाया, आपके घर है कोई फंक्शन, बर्थडे पार्टी है, तो एक सोशल इवेंट ही तो है, इसमें क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो अनजान लोगों के बीच में भी सोशल एग्रीमेंट हो सकते हैं। डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं है कि किन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं। सोशलिटी डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ एग्रीमेंट क्या है, ना कि टाइप्स ऑफ पीपल, यानी किन लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। ये मैटर नहीं करता ये डिसाइड करने के लिए कि सोशल है या बिजनेस एग्रीमेंट है, बल्कि सोशल एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट है, डिसाइड होता है कि नेचर ऑफ एग्रीमेंट क्या है। तो घरेलू लोगों के बीच में भी बिजनेस एग्रीमेंट हो सकता है और अनजान लोगों के बीच में भी सोशल एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये हमने देखा, फिर यूजुअल प्रिजम्पशन देखी हमने और एक्सेप्शनल केसेस हम लोगों ने देखे इसके, तो ये सब हमने देख लिया। तो आज मैंने इसकी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें आगे बढ़ना है और एक एक पायदान हम चढ़ते चले जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सीखते चले जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं तक रखते हैं, जिससे आप लोग आराम से इसे घर जाके रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाएं। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे अगली यूनिट की तरफ। तो ये पहली यूनिट मैंने ख़त्म कर ली है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा घर जाके और अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।